इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका और एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को। इस जनहित याचिका में पश्चिम बंगाल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका पर अभी सुनवाई हो रही थी। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये याचिका, इस पर सुनवाई चल रही है और एक बड़ा झटका लगता हुआ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में इस हिंसा के मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए। बिल्कुल, देखिए, ये साबित कर दिया है कि पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा था उसे काबू में लाने के लिए ममता बनर्जी की जो शासन और प्रशासन है पूरी तरह से विफल रहा। पहली बात। दूसरी बात है कि अदालत की तरफ से यह बताया गया कि अदालत अंधा बन के नहीं रह सकता। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत की निगरानी में भी हो रहा था। अदालत को पता है कि क्या हो रहा था। किसी एक का पीआईएल का इंतजार में थे, ऐसा ही लगा। अदालत किसी का पीआईएल का इंतजार में थे। आज जिस तरह से, क्योंकि सब लोग छटपटा रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से प्रदेश की पुलिस और प्रदेश की शासक दल ये दोनों ही हाथ ऊपर करके सब कुछ होने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो कुछ भी गांव के अंदर हो रहा है उसे खबर करने नहीं दे रहा है। ये भी खतरनाक है कि जो हम जैसे मीडिया है, हम अपने जो दायरे है वो दायरे में रहकर खबर करते हैं, लेकिन फिर भी खबर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हमारा 24 घंटा बाद हमें पता चला मतलब ऑफिशियली पता चला कि वहां पे 2 हिंदुओं का कत्ल हो गया था और वो बाप बेटे थे। उनका जो डेड बॉडी है वो 4 घंटे तक खून में लथपथे हुए अपने घर में पड़ा हुआ था। 4 घंटे बाद पुलिस पहुंच पाया वहां पे। ये कल की घटना है और आज हमें पता चलता है कि ये हाँ सही है। कल हमें पता चल गया था लेकिन हम खबर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इसका और था। तो ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रसन्नजीत यहाँ रोकना चाहूंगी। सीधे राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। राम विरोधिता करते करते थक गए थे। पिछले बार से उन्होंने देखा राम जी का अभिशाप से तृणमूल का सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए राम जी को पहले चरण पकड़ने में थोड़ा संकोच हो रहा था। इसीलिए पिछले बार से बजरंगबली जी का चरण पकड़ने का काम शुरू किए और इस बार तो राम नवमी में जुलूस निकाल दिया। और अगला बार आप देखेंगे यही ममता बनर्जी जो हावड़ा स्टेशन से जय श्री राम सुन के भग गए। तो राहुल सिन्हा को सुन रहे थे आप। प्रसन्नजीत, अभी हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से, देखिए, जब कहते हैं जब शासन कहीं ना कहीं विफल हो जाता है तो कोर्ट को आगे आना पड़ता है और आदेश देना पड़ता है। ये तमाम चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम राज्य सरकार का था। राज्य सरकार को पहले ही करना चाहिए था और अगर कुछ गलत नहीं था तो पत्रकारों से छुपाने की जरूरत क्या थी? वही मैं कह रहा हूं कि सैला, जब ममता बनर्जी पीस मैसेज के नाम पर यह कहती है कि ये कानून हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, आप क्यों ये ऐसे दंगा कर रहे हो, तो उस समय पे ममता बनर्जी को ये पूछना चाहिए जो कानून आपको लागू करना था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है। ये जो हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे ना, कौन सी कानून प्रदेश में लागू कर सकता है, कौन सी कानून नहीं कर सकता है, तो लॉ एंड ऑर्डर कम से कम स्टेट की सब्जेक्ट है, पूरे देश को मालूम है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से आज हाईकोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी और बता दिए हैं कि पूरी तरह से वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाया जाए, इससे साबित हो गया कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी राजीव कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शामीम ने जो कुछ भी धमकाने की काम पत्रकारों को किए थे वो सिर्फ आगे जाके और भी सच्चाई को दबाने की काम किया था। अब हमें लगता है कि जिस तरह से सारे पत्रकार वहां पे इंतजार कर रहे हैं, धुलियन के बाहर, शमशेरगंज के बाहर, सूती के बाहर, जालंगी के बाहर अंदर घुसने के लिए, क्या तबाह कितना दूर तक हुआ है और आगे जाके अभी क्या हो रहा है। बाकी जगह में जैसे यहाँ पे बंद होता है तो दूसरे जगह पे तबाही शुरू हो जाता है या दंगाई का
जो खतरनाक काम है वो शुरू हो जाता है। प्रसन्नजीत, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार को एक बड़ा झटका, ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगता वो नजर आया है, क्योंकि वो देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं सक्षम नजर नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं एक राजनीति खेल रही थी। वक्फ के नाम पर भी वो दोहरा अपना रवैया और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति खेलती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी अब जो कर रही है उसको तुष्टीकरण के दायरे में नहीं रखना चाहिए। तुष्टीकरण तो ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है वो मुसलमानों का या ऐसे अलग अलग समूहों का वोट पाने के लिए उनके हिसाब से कुछ पॉलिसी करते हैं, कहीं कुछ आंख मूंद लिया, कहीं कुछ बढ़ावा दे दिया, ये राजनीति भारत में चलती रहती। लेकिन जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंख मूंद लें, पूरे देश में कहीं भी इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद में कल जो कुछ हुआ है और जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली, क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वहां जमीनी हालात हैं वो शायद और स्थितियां होंगी जो पूरी तरह सच सामने आएगा। हम लोगों को जो जानकारी मिली कि हजारों की भीड़ वहां ट्रेन को घेर लेती है, हजारों की भीड़ वहां ऐसे जो इलाके हैं वहां पर जहां से एक तरह से कहें कि जनसंख्या के लिहाज से संतुलन बिगड़ता दिखता है। पुलिस वाले उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, बीएसएफ को मजबूरी में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ को कोई इजाजत दे दी, उन्होंने कहा, वो तो पहले भी नाराज हो गई थी जब सीमा से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को अधिकार दे दिए गए थे। सवाल यहां यह है, क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति उनको कुछ गड़बड़ दिख रही है? क्या उनको लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं करके वो मुसलमानों का एकमुश्त वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा और उसके बाद हिंदुओं का वोट बैंक कुछ जुड़ेगा? मुझे एक इसमें जो लगता है कि जो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में हुआ, जब लगातार आप इस तरह की कोशिश करते हैं, सत्ता के तौर पर आप आंख मूंदते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, वो अच्छा नहीं होता। और कोर्ट लगातार, चाहे कलकत्ता उच्च न्यायालय रहा हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर ममता बनर्जी की सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करता रहा है। बिल्कुल, बड़े सवाल खड़ा करता रहा है। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कानून, जो केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाता है तो वो क्या राज्य सरकार को यह हक होता है कि वो ये कह दे कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू ही नहीं करेंगे? क्या वक्फ जैसे कानून के बारे में ऐसा किया जा सकता है? सैलाब, जब हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे, मुझे अचानक याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ममता की एक बड़ा नेता है फिरहाद हाकिम, इनका एक बयान आया है। ये बयान में उन्होंने कहा कि जाइए, ये कुछ मिर्जाफर वहां पे है जो लोग इस तरह की दंगा कर रहे हैं, और जाइए अगर बुलडोजर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में जाके ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। मतलब मेरा समझ में नहीं आया कि फिरहाद हाकिम बांग्ला समझते नहीं है या समझते हैं तो क्या कह रहा है अभी बौखलाहट में, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये सच है कि वो माने वो मानने के लिए तैयार है कि जोगी राज में चाहे वो बुलडोजर के कारण हो चाहे किसी के कारण हो, किसी का हिम्मत नहीं हुआ इस तरह से गलत दंगा करने का या वक्फ के नाम पर इस तरह से स्थिति पैदा करने का। उन्होंने एक तरह से योगी आदित्यनाथ को उनका तारीफ कर दिया है अपने कौम के लोगों को गाली देते हुए। मतलब इन लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी स्थिति जो जिस तरह से हाथ के बाहर निकल गया, तो ये लोग, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मंत्री हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से बात करना चाहते हैं और जो बात कर रहा है उसका क्या मतलब निकाल के आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वक्फ जो है वो देश की कानून है, पूरे देश में लागू हो गया जिस समय पे अधिसूचना जारी हो गया है, और वैसे जैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ वैसे ही बंगाल में लागू हुआ। ये सिर्फ अपने जो समर्थक के नाम पर जो मुसलमान है उन लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए ममता बनर्जी पीस मैसेज के नाम पर यह स्टेटमेंट कर दिया कि हम इसके खिलाफ है और इनको हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इसका कोई बोलने का इख्तियार जिसको कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। ममता बनर्जी तो दूर की बात है। सैला,
बिल्कुल। और ये जो है जिस तरह से हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, जो जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं से ये मतलब एक तरह से पूरी तरह से गलत बात है, बरगलाने वाली बात है, क्योंकि बाद में वही जनता पूछेगी कि आप तो कह रहे थे कि आप लागू नहीं करेंगे, अब ये फायदे नहीं मिल रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से झूठ बोलने वाली बात राज्य की जनता से। देखिए, इसमें ज्यादा जो खतरनाक है उसको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। जब एक मुख्यमंत्री ये कह रही कि हम अपने यहां नहीं लागू होने देंगे या आपकी जमीन हम सुरक्षित रखेंगे, तो अब दो चीजें हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो ये लागू हुआ नहीं। कहां पर लागू हुआ? जहां लिटिगेशन है, जहां एएसआई है, जहां अवैध कब्जे हैं, जहां किसी तरह का विवाद है। अब अगर कोई एक राज्य सरकार ये कह रही है कि हम विवाद होने के बावजूद, संसद से कानून बनने के बावजूद उसमें अवैध के साथ, गलत के साथ खड़े रहेंगे, तो ये खतरनाक है। ममता बनर्जी अगर खुद मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहेंगी, तो फिर सिद्दीकुल्लाह चौधरी जैसे उनके जो नेता हैं वो जाहिर तौर पर और ज्यादा भड़काऊ बयान देंगे। और उसी का परिणाम है कि देश के किसी हिस्से में, जो हमने कोलकाता में देखा, जो हमने मुर्शिदाबाद में देखा, जो दूसरे ऐसे इलाकों में देखा, देश के किसी और शहर में ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, भले संसद से कानून बन गया, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसद का कानून बनने के बाद उसको कहना कि हम मानेंगे नहीं, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और ये लोकतंत्र को कमजोर भी करता है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी लगातार आग से खेल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये उनके लिए भी खतरनाक हो। ऐसा नहीं है, आपकी सरकार है, आपको हो सकता है लग रहा हो कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई लाभ हो जाए, लेकिन ये जब एक बार हाथ से स्थिति नियंत्रण से निकल जाती है, तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले फिर किसी सरकार के पक्ष में काम आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे साथ देवश्री चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में देवश्री चौधरी जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है वक्फ के नाम पर, ऐसा किसी और राज्य में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलियर कह सकते हैं इसे राज्य सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का। प्रॉब्लम में फंस जाती है, तब दूसरा विषय में ध्यान आकर्षण करने का कोशिश करती है। पहले भी ऐसे किया था, सीए जब लागू करने का मामला आए थे, उन्होंने खुद रास्ते में उतरी थी। और अभी भी वाकफ लेके सामने आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पश्चिम बांग्ला में शिक्षक नियोग दुर्नीति में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिनसे हजारों 26,000 शिक्षक को उनका ये से निकाल दिया गया है, उनका मुक्त किया गया है। उसी नजर घुमाने के लिए उन्होंने ऐसे क्या बोले है कि जो ईद नमाज पे जाके दूसरा संप्रदाय को सामने जो भाषण रखा है, और एक तरफ से ये तुष्टिकरण का हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा, जो बोला है राज्य सरकार आपका पीछे है, राज्य सरकार आपको मदद करने वाला है। और जैसे बोला गया था कि ये वाकफ संशोधन बिल पश्चिम बांग्ला में लागू नहीं होने देंगे, और इनका एक मंत्री फिरहाद हकीम जैसे खुलेआम बोल रहे हैं कि पश्चिम बांग्ला में टीएमसी नहीं रहेगा तो वाकफ संशोधनी पश्चिम बांग्ला में लागू हो जाएगा। ये तुष्टिकरण के सर्वनिकृष्ट उदाहरण के नाते पूरा देश देख रहे, और ममता बनर्जी को मालूम नहीं है जो आग लेके उन्होंने खेल रही है उसका नतीजा क्या हो सकता है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो घटना घटे है, उसका रिपीटेशन पश्चिम बांग्ला में होने जा रहे हैं, और इसका जिम्मेदारी ममता जी को ही लेना पड़ेगा। अगर पश्चिम बांग्ला में जो आग लगा दिया इन्होंने, जो आग से आज जी ममता बनर्जी अपने पीस मैसेज में खुद मान रही हैं कि ये
दंगा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो उसे आंदोलन नहीं बल्कि दंगा मान रही हैं। और ऐसे में दंगा कंट्रोल ना कर पाना कहीं ना कहीं राज्य का बड़ा फेलियर कहेंगे, कहीं ना कहीं दंगाइयों को बल देने वाली बात कहेंगे। किसने दंगा के मदद दिया है? किसने इनको प्रोवोक किया था? किसने ईद के नमाज पे जाके बोला है सरकार आपका साथ में है? किसने आग लगाया है? खुद कोलकाता में बांसों से झंडा, हिंदू का झंडा, रामनवमी का झंडा खुल रही है, किसका मदद से? पहले जवाब इनको देना है। हेलो हेलो मुसलमान है उसके हित में बनाया गया है, उसके लिए है, तो कहीं ना कहीं जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, आप यानी कि जो लोग वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे हैं, जो आम जन तक उसका लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं फायदा उन्हें देना चाहते हैं। आप आम मुसलमान से तो आपका सरोकार ही नहीं है। ममता बनर्जी हमेशा झूठा मामला लेके राजनीति करते हैं। राजनीति से फायदा उन्होंने गलत रास्ता पे जाके फायदा लिया है, जबकि ये वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया है। तब उन्होंने दूसरा एंगल में नजर डालने की कोशिश कर रही है और इससे मुसलमान वोट को कंसोलिडेशन के लिए, ताकि उनको मालूम है इस बार पश्चिम बांग्ला में 26 चुनाव में क्या हो सकते हैं, कैसे इन्होंने सारी पश्चिम बांग्ला के 10 करोड़ जनता के साथ धोखाबाजी किए है, कैसे शिक्षित संप्रदाय के साथ किया है, सभी संप्रदाय के किया है। उन्होंने जानते हैं, इसलिए फायदा उठाने के लिए गलत दिशा में, गलत रास्ता में, गलत भय डरा के उनको ये एजिटेशन, ये जो चारों तरफ अग्निसंयोग वगैरह और जो हिंदुओं को हत्या, महिलाओं को बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं का निपीड़न, हिंदू मंदिर तोड़ना, चारों तरफ ट्रेन स्टेशन बंद करके रखे हैं, लाइन जाम कर दिया है, रास्ता उत्तर बांग्ला से दक्षिण बांग्ला के संजोग वो बंद हो गया है। वो जानबूझ के कर रही है ताकि मुसलमान का वोट उनका इकट्ठा हो पाएगा और उन्होंने ये चुनाव फिर जीत के आएंगे। देवाश्री चौधरी जी, आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब कोर्ट ने राज्य सरकार कर सकती है केंद्रीय बलों की मांग, ये एक बड़ा फैसला दिया है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसको एक झटका भी लगा है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, राज्य सरकार को झटका नहीं लगता है, राज्य सरकार के लिए तो एक स्वाभाविक हो गया है। पश्चिम बंगाल अगर एकमात्र भारत में उदाहरण है तो वो इस बात का उदाहरण है कि सरकार के द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा करने के लिए, सांप्रदायिकता करने के लिए जितनी स्वतंत्रता आज के शासन में संभव है सब प्राप्त होता है, कि आप अपने विरोध के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस भी उनका सहयोग करती है, उनके विरोध वालों के साथ समस्या आती है। और हाईकोर्ट कितनी बार इस पर टिप्पणी कर चुका है। राज्यपाल अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको राजनीतिक मान लिया जाता है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इससे ज्यादा कानून व्यवस्था फेलियर एक राज्य के हिंसक तत्वों के साथ, सांप्रदायिक तत्वों के साथ, कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिल जाने और जानबूझकर उनकी अनदेखी करने, जब आप अनदेखी करते हैं तो उसको प्रोत्साहित करना हो जाता है। मुर्शिदाबाद की घटना कोई केवल कल और परसों ने, आज भी तो घटना हुई है। एक गांव में केवल इसलिए आज एक पिता पुत्र को मार डाला गया कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। अभी सब जो खबर आ गई है वो अभी हमने उसको अपने एक्स पर डाला भी है, तो वो गांव तक फैल चुकी है। जिस ममता बनर्जी स्वयं जो केंद्रीय बल है उनके विरोध में बोल चुकी हैं, आंदोलन कर चुकी हैं, बीएसएफ को के पावर को बढ़ाने के विरोध में जा चुकी है, कोर्ट में जा चुकी हैं, तो सारा कुछ तो उन्होंने किया है। आज अगर बीएसएफ नहीं होती तो वहां क्या हालत हो जाती। तो कोर्ट के कहने से, कहीं जाने से कोई उस सरकार पर असर नहीं पड़ता है। 28 से 30% मुस्लिम वोट है। लेकिन अब समस्या यह है कि ये वक्फ का विरोध अगर होता केवल, तो वहां हिंदुओं के घर जलाने का,
सवाल है वक्फ है तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन चुन चुनकर हिंदू संपत्तियों को जलाना, हिंदू घरों को जलाना, मंदिरों पर अटैक करना, तो ये तो बता रहा है ना कि ये केवल वक्फ का विरोध नहीं है। जो पूरी दुनिया में जो इस समय एक जिहादी फंडामेंटलिज्म जो बढ़ा हुआ है, उसका पार्ट इस समय पश्चिम बंगाल का ये जो हिंसक विरोध है वो बन गया है। इसको सामान्य विरोध करके नहीं देखा जा सकता। ऐसी राजनीति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तो आम जन के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है, राज्य के लिए, सभी के लिए खतरनाक है। नहीं, खतरनाक है तो सामने दिख रहा है ना, कोई पहली बार थोड़े हो रही है। रामनवमी के दिन वहां समस्या पैदा हुई, रामनवमी के दिन समस्या पैदा हुई, जिस दिन वक्फ का बिल पेश किया जा रहा था उस दिन वहां हिंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की पूरी रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार ने जो है बताया कि आपके यहाँ हिंसा की है। लेकिन जब आप आंख मूंद लेते हैं, जब वहां केंद्रीय एजेंसियों पर हमले होते हैं, एनआईए जब पिछले वर्ष इसी समय ठीक 6 अप्रैल को ही तो गई थी वहां छापा मारने, जिस पर हमले हुए थे, एनआईए तक को खरीदना पड़ा था, उसको केंद्रीय बल के साथ आना पड़ा था। उसके पहले संदेश खाली मामले में जब कार्रवाई करने सीबीआई और बाकी गए थे तो उस पर हमले हुए थे, उसको खदेड़ा गया था। उसमें ममता बनर्जी सरकार क्या करती है? तो जब केंद्रीय बलों पर हमला करते हैं, एनआईए पर हमला होता है, अब उसके बाद स्वयं जो है आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। जब वो ट्वीट करती हैं, जो उनका ट्वीट है रामनवमी के दिन, उस ट्वीट को ध्यान से देखिए। उसमें रामनवमी मतलब बढ़िया से बीते तो है, लेकिन इन पीसफुल मैनर लिखा हुआ है। वैसा ही ट्वीट ईदगाह के मामले में नहीं है। तो ये जो एक प्रकार से ममता बनर्जी के स्वयं का जो स्वयं का, उनके स्वयं का जो बिहेव है, उनका जो रोल है, वो इन सबको बढ़ावा दे रहा है। अब इस समय पश्चिम बंगाल ऐसी हालत में है कि ये हिंसक तत्व जो जिहादी फंडामेंटलिस्ट है, जो कि एक बहाना बना करके, और आने वाले समय में आप देखिए, हो सकता है ममता बनर्जी को भी ध्वस्त कर दे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले दिनों जब वो आव्रजन बिल पेश हो रहा था, उसमें कहा कि जितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उन सब के पास से पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड मिलता है। तो संसद की रिकॉर्ड पर है। तो ये कैसे हो रहा है? वहां उन्होंने कहा कि 450 किलोमीटर फेंसिंग बाकी है हमारा, और एक तो ये जमीन नहीं देती है, थोड़ा बहुत करने जाते हैं तो ये तत्व आके धार्मिक नारे लगाते हैं, करने नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन पर नियंत्रण नहीं करती है। तो जब गृह मंत्री लोकसभा में बोल चुके हैं, उनके बारे में बाकी बातें हैं तो देश को तय करना है। और जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ये पश्चिम बंगाल की इस बिल्कुल एक इस्लामी हिंसा को अगर इसको नजरअंदाज करते हैं कि हमको मोदी का विरोध करना है, वो आने वाले समय में जो दिनकर ने कहा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी इस हिंसा का विरोध नहीं किया। कोई विरोधी पार्टी हिंसा के विरोध करने के लिए सामने नहीं आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप जानबूझ के सब हिंसा कराना चाहते हैं? बिल्कुल। और हास्यास्पद तो तब हो जाता है जब ग्राउंड जीरो पे जो हमारे संवाददाता होते हैं उनको कवर करने नहीं दिया जाता है, उनको कैमरे नहीं ले जाने दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सच को छुपाने की पूरी तौर से कोशिश की जाती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न